Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Laws and Easement, Session 1.1, continue. So, in earlier section, we have seen the concept of movable and immovable property. Then, under section 3, what is the definition of immovable property, what is the definition under General Clauses Act and Registration Act. So, now the next topic is attestation and notice. Under section 3, one of the most important thing is attestation and notice. As we have seen under section 2, the most important thing is that Transfer of Property Act does not applicable to Muslim law. So under section 3 there is concept attestation. Attestation का basic meaning ये है to give authentication to that transfer. अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर किसी भी जो भी ट्रांसफरेबल चीज़ है अगर वो ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके लिए अटेस्टेशन होना कंपलसरी है, अनलेस जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उससे रिलेटेड किसी प्रोविज़न में वो अटेस्टेशन या रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सक्लूड कर रखा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है और ज़रूरी नहीं है अटेस्टेशन हो या ना हो, लेकिन जनरली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं, जितने भी कन्वेंस होती है, सारे ट्रांजैक्शंस में अटेस्टेशन ज़रूरी होता है। अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। अटेस्टेड मीन्स इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट। अब इस चीज़ से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र विल ऑलवेज बी इन राइटिंग, क्योंकि शब्द इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शेल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन attested by two or more witnesses two or more, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in presence of and by the direction of executant, or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark, or of the signature of such other person, and each of whom has signed the instrument in presence of the executant, but it shall not be necessary that more than one of such witness shall have been present at the सेम टाइम एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी। अटेस्टेशन से रिलेटेड सेक्शन 3 में ये कुछ बातें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। इसका पहले एक बार अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है किस प्रकार आया, किस प्रकार इंग्लिश लॉ से आया और इंडियन लॉ में किस प्रकार ये डिफरेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, बट 1882 का जो एक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो मूल एक्ट है उसमें अटेस्टेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट रिटर्न नहीं था। ये बाद में जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? अटेस्टेशन का जो इम्पोर्टेंस थी वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में अटेस्टेशन की एक प्रक्रिया लिखी हुई थी कि अटेस्टेशन का मतलब ये होता है कि ऑथेंटिकेशन किसी भी ट्रांसफ़र का ऑथेंटिकेशन इस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि वो सक्सेशन से रिलेटेड था, टेस्टामेंटरी ट्रांसफ़र था। हमने देखा कि किस प्रकार हम सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ ही पढ़ते हैं। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के परव्यू में आएगा। अदर देन दैट टेस्टामेंटरी ट्रांसफ़र और ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर दो चीज़ों से ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो एक्सक्लूड हो जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब हम अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट में था, उसके बाद इंडियन सक्सेशन 1925 का था, इंग्लिश लॉ था, उसमें कुछ चीज़ें थी। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें भी टू और मोर विटनेस अगर एक
जो एग्जीक्यूटेंट है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को, उसके सामने दो विटनेसेस के सामने उसको साइन करना होता है। साइन या मार्क जो भी है, जिस प्रकार से उसने साइन किए, फिर उस एग्जीक्यूटेंट की उपस्थिति में विटनेसेस को साइन करना होता है। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंग्लिश लॉ के अंडर नहीं था, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट ने पर्सनल एक्नॉलेजमेंट के कॉन्सेप्ट को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इंग्लिश लॉ में पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट ने भी अब्दुल वर्सेस सलीमान केस में ये बोल दिया कि पर्सनल एक्नॉलेजमेंट इंडिया में भी अलाउ नहीं होगा वैलिड अटेस्टेशन के लिए। बट बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे टसल चल रहा था। उसके बाद एक केस आया, शमू पत्तर वर्सेस अब्दुल कादिर। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैलिड अटेस्टेशन के कॉन्सेप्ट में से पर्सनल एक्नॉलेजमेंट को हटा दिया गया कि पर्सनल एक्नॉलेजमेंट क्योंकि इंग्लिश लॉ के अंडर नहीं है, इसलिए इंडियन लॉ में भी नहीं माना जाएगा। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट होता क्या है? जब कोई भी एग्जीक्यूटेंट, कोई भी व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ट्रांसफ़र के लिए साइन कर रहा है या अफिक्स कर रहा है दो विटनेसेस की उपस्थिति में, तो वो स्वयं साइन कर रहा है या अफिक्स कर रहा है। बट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि अगर जो एग्जीक्यूटेंट है वो किसी और व्यक्ति को अलाउ करे कि हाँ उसके बिहाफ पे वो साइन कर दे या जो भी मार्क है वो लगा दे, उसके बिहाफ पे उसकी प्रेजेंस में साइन कर रहा है, या फिर जब जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर ऑलरेडी साइंड है तो विटनेस पूछेंगे कि ये साइन किसके हैं, तब जो एग्जीक्यूटेंट है वो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ ये साइन मेरे ही हैं या इस व्यक्ति के हैं जिसको मैंने अलाउ कर रखा है मेरे बिहाफ पे इस ट्रांसफ़र को वैलिडेट करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। एग्जीक्यूटेंट जो है अगर खुद साइन ना करके किसी और के थ्रू साइन करवा रहा है और एग्जीक्यूटेंट उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ ये इस साइन की वैलिडिटी उसी प्रकार मानी जाए जैसे कि मेरे साइन की वैलिडिटी है इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड, इसको बोलते हैं पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। तो इंग्लिश लॉ में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंग्लिश लॉ में खुद को ही साइन करना पड़ता है विटनेस की प्रेजेंस में। तो कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट ने तो बोला कि इंग्लिश लॉ में नहीं है तो इंडियन लॉ में भी नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया। बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस था रामजी वर्सेस बाई पर्वती। इसमें पर्सनल एक्नॉलेजमेंट को अलाउ कर दिया गया कि इंडिया में लॉ डिफरेंट है, इंडियन कंडीशंस डिफरेंट हैं, इसलिए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट अलाउ कर दिया गया। ये है 1903 का। बट इन 1912 केस था शमू पत्तेर वर्सेस अब्दुल कादिर। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि वैलिड ट्रांसफ़र के लिए, वैलिड अटेस्टेशन के लिए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। सिर्फ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया कि वैलिड अटेस्टेशन में पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का कोई काम नहीं है। अगर पर्सनल एक्नॉलेजमेंट है तो वो वैलिड अटेस्टेशन नहीं है। इसलिए जब ये अटेस्टेशन के कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, और अभी तक इसलिए ये कन्फ्यूज़न था क्योंकि 1912 तक सेक्शन 3 में अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं हुआ था। जो एक्ट है, जो मूट एक्ट था, जो सबसे पहले बना हुआ एक्ट था, मूल एक्ट था, उसमें अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से ले रहे थे अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट, और वही चल रहा था 1912 तक। तो जब ये कन्फ्यूज़न हो रहा था तब एक एक्ट बना, एक लेजिस्लेशन बना था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वैलिडेटिंग एक्ट 1917। इस एक्ट के आने के बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन आया, और 1926 में वैलिडेशन की अटेस्टेशन की, वैलिड अटेस्टेशन की डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंडर जोड़ी गई। 1882 का एक्ट था उस समय।
अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट उसमें एडेड नहीं था। 1926 में अमेंडमेंट के द्वारा इसको सेक्शन 3 के अंडर जोड़ा गया। अब अटेस्टेशन में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं। 1926 में जैसे ही वैलिड अटेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आया तो जो जस्ट प्रीवियस केस था शमू पतेर वर्सेस अब्दुल कादिर, वो द प्रेजेंट डेफिनेशन मेक्स ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम शमू पटर्स केस एंड इंग्लिश लॉ एज वेल, क्योंकि इंग्लिश लॉ में पर्सनल एक्नोलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको भी हटा दिया गया। और शमू पटर में जो बोला था, क्योंकि वो इंडियन लॉ था, वो जजेस मेड लॉ था, तो एनफोर्सेबल था, तो उसको भी हटा दिया गया। 1926 में डेफिनेशन जो थी, डेफिनेशन में क्या क्या है, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स वैलिड अटेस्टेशन के क्या क्या हैं। पहला है द डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 और मोर विटनेसेस। एटलीस्ट 2 होने चाहिए विटनेसेस, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड है दे शुड हैव ईदर सीन द एक्सिक्यूटेंट पुटिंग हिज सिग्नेचर और मार्क और सम अदर पर्सन डूइंग द सेम इन प्रेजेंस ऑफ एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सिक्यूटेंट। उन्होंने जो विटनेसेस हैं उन्होंने देखा है, उनकी उपस्थिति में जो एक्सिक्यूटेंट है वो इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर रहा है या अपने मार्क लगा रहा है विटनेसेस की मौजूदगी में, या फिर विटनेसेस हैं उनकी उपस्थिति में एक्सिक्यूटेंट किसी और व्यक्ति को बोल रहा है साइन करने के लिए, विटनेसेस उपस्थित हैं उस समय। तो सेकंड लाइन ये है कि और सम अदर पर्सन डूइंग द सेम, सम अदर पर्सन डूइंग द सेम मतलब अफिक्स कर रहा है या मार्क कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सिक्यूटेंट। जब तीसरा व्यक्ति अगर इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर रहा है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो गई, विटनेस होनी चाहिए, एक्सिक्यूटेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए और एक्सिक्यूटेंट का डायरेक्शन होना चाहिए, अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सिक्यूटेंट। तीनों चीज़ें अगर हैं और कोई तीसरा व्यक्ति उस पर साइन कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सिक्यूटेंट, देन इट विल बी कम अंडर द अटेस्टेशन पार्ट। ये क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इफ द डॉक्यूमेंट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड और साइंड बाय द एक्सिक्यूटेंट देन द विटनेस मस्ट रिसीव अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम नन अदर देन द एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ ऑफ हिज सिग्नेचर्स। अगर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो चुका है या फिर पहले ही साइन हो चुका है विटनेसेस की अटेंडेंस से पहले, तो विटनेसेस उससे पर्सनल एक्नॉलेजमेंट लेंगे, उससे पूछेंगे पर्सनली, और वो जो एक्सिक्यूटेंट है वो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देगा विटनेसेस को कि हाँ ये साइन मेरे हैं या फिर ये साइन या फिर मार्क मेरा ही है। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देनी होगी एक्सिक्यूटेंट को, विटनेसेस को, अगर पहले से ही साइन किए हुए हैं या पहले से ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। देन अब विटनेसेस साइन करेंगे, पहले तो एक्सिक्यूटेंट साइन कर रहा था या फिर एक्सिक्यूटेंट की जगह कोई और साइन कर रहा था इंस्ट्रूमेंट पे, अब विटनेसेस साइन करेंगे। विटनेसेस साइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिक्यूटेंट, जो भी एक्सिक्यूटेंट है जिसके जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी प्रेजेंस में विटनेसेस साइन करेंगे, 2 या 2 से अधिक। अब जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस एक समय पे ही साइन करें। जब एक्सिक्यूटेंट साइन कर रहा है उस समय तो दोनों विटनेसेस जरूरी हैं एक समय पे उपस्थित होने के लिए, परंतु जब विटनेसेस साइन कर रहे हैं, ये आज एक विटनेस ने कर दिया, कल दूसरे विटनेस ने कर दिया, लेकिन एक विटनेस ने कर दिया एक्सिक्यूटेंट की प्रेजेंस में, दूसरे विटनेस ने बाद में कर दिया एक्सिक्यूटेंट की प्रेजेंस में। जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही एक समय पे उपस्थित हों दोनों विटनेसेस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन। एक अटेस्टेशन का एक प्रॉपर फॉर्म नहीं है, एक प्रोसीजर नहीं दिया गया है अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि अटेस्टेशन सिर्फ इसी प्रकार से हो सकता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, उसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं दे रखी, जैसे कि 2 विटनेस होनी चाहिए, उनके उपस्थिति में एक्सिक्यूटेंट को पहले तो 2 विटनेस हो गया, दूसरा उसकी उपस्थिति में साइन किए जाने चाहिए एक्सिक्यूटेंट द्वारा इंस्ट्रूमेंट पे। अगर
एक्सिक्यूटेंट नहीं कर रहा है, कोई अदर पर्सन कर रहा है, तो एक्सिक्यूटेंट की डायरेक्शन में और एक्सिक्यूटेंट की प्रेजेंस में किए जाने चाहिए। अगर एक्सिक्यूटेंट ने पहले से ही एग्जीक्यूट कर रखा है ट्रांसफ़र, या फिर पहले से ही साइन कर रखे हैं, तो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देनी होगी। उसके अलावा फिर दोनों विटनेसेस को साइन करने होंगे एक्सिक्यूटेंट की प्रेजेंस में, और दोनों विटनेसेस की उपस्थिति एक साथ एक समय पे जरूरी नहीं है। और देयर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेस्टेशन। और डिफरेंस और अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इंडियन और ब्रिटिश लॉ में। थैंक यू।